नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और हम लोग पढ़ रहे थे जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 2 में जीएफ एंड एआर। वहां पढ़ते पढ़ते मित्रों हमने थ्योरी और एमसीक्यूज के हिसाब से 3 चैप्टर क्लियर कर लिए, चौथा चैप्टर की थ्योरी कर ली। आज के सेशन में हम चौथे चैप्टर के एमसीक्यूज कर लेंगे और इस वीडियो के बाद हमारा जीएफ एंड एआर का आधा कोर्स पूरा हो जाएगा। मित्रों, जो आपका जीएफ एंड एआर का सिलेबस है वो 50% पूरा हो जाएगा। इन सब की 4K पैनल की पीडीएफ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में दे रहा हूं, वहां पर अवेलेबल करवा दी गई है। तो आप वहां से जाकर के उनको नोट्स फॉर्मेट में देख लीजिएगा। और आप सभी लोगों का जो स्नेह है, जो प्यार है, वो इसी तरह से मिलता रहे, ये मेरे लिए सौभाग्य है। और एक दिन ये यूथ एजुकेशन आप लोगों के स्नेह की वजह से ही, उसके बदौलत ही एक बहुत बड़ा परिवार भी बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ और आप सभी मित्रों की जय बोल करके शुरू करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। मित्रों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 के सारे एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं और यहाँ पर आपको बहुत बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यूज मिलेंगे। इसकी 4K पैनल की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। इसमें कुछ प्रश्न वो भी है जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, वो भी मैंने यहाँ से कवर करने की कोशिश की है, तो उसको भी साथ में देखते चलेंगे। पहला, निम्नलिखित में से सरकारी धनराशि जमा की जा सकती है। मित्रों, पहली बात मैं बता रहा हूं कि आपको प्रश्न को बहुत सही ढंग से पढ़ना है। अगर पढ़ने में कहीं कोई गलती होती है, उस वजह से यदि आपको कोई सवाल गलत होता है, तो ये बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार होंगे। तो प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। निम्नलिखित में से सरकारी धनराशि को जमा की जा सकती है। किस में जमा की जा सकती है? बैंक में, हाँ की जा सकती है। कोषागार में, ट्रेजरी में, वहां भी की जा सकती है। संबंधित सरकारी कार्यालय में रसीद देकर के वहां भी की जा सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी में की जा सकती है। मैंने वहां राइट भले ही लगाए हो, क्योंकि राइट इसलिए लगाए क्योंकि वो तीनों ऑप्शन भी राइट है। तो चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी में, तो आपका जो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस मोड में, आपसे पूछा गया है कि कौन से मोड में आपको जो है वो आप सरकारी धनराशि प्राप्त या जमा कर सकते हैं। किस किस रूप में कर सकते हैं? चेक के रूप में आप कर सकते हैं, बिल्कुल चेक के रूप में आप कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी जमा करा सकते हैं, बैंकर्स चेक के रूप में भी जमा करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, इसको देखने के लिए पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। जूनियर अकाउंटेंट की आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारी की सारी वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। पोस्टल ऑर्डर से भी जमा करवा सकते हैं, मनी ऑर्डर से भी करवा सकते हैं, ई पेमेंट से भी करवा सकते हैं, नगद भी करवा सकते हैं। तो 1, 2, 4, 5, 6 यानी 3 और 7 भी शामिल है। तो ये ऑप्शन तो आपका राइट होगा नहीं। 2, 3 1 नंबर भी शामिल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी, 7 भी होगा। तो इस प्रश्न का मित्रों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। सरकारी लेखों में एक बार में अधिकतम कितना नगद जमा करवाया जा सकता है? तो मित्रों आपको पता है एक बार में नगद अधिकतम 500 रुपये जमा करवाया जा सकता है। और रुपये 500 से ज्यादा एक ही कंडीशन में होगा, एक शर्त पर, कि उसके सुरक्षा बंदोबस्त हेतु कलेक्टर श्योर हो जाए। जिला कलेक्टर द्वारा समाश्वासन देने पर, और वो भी किसका? काश्तकारों का रेवेन्यू, काश्तकारों का, किसानों का रेवेन्यू हो तो ही, काश्तकारों का रेवेन्यू हो तो वो नगद में 500 रुपये से ज़्यादा जमा करवाया जा सकता है, यदि उसकी सिक्योरिटी की पूरी गारंटी कलेक्टर साहब द्वारा दे दी गई हो तो। अन्यथा किसी भी मामले में जमा राशि एक बार में 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। चेक द्वारा सरकारी बकायों की प्राप्ति का उल्लेख सामान्य वित्तीय उल्लेखन नियमों के किस नियम में है? मित्रों इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चेक द्वारा आपके जो है वो सरकारी बकायों की प्राप्ति का जो उल्लेख नियम 42, 43, 44 और 45। इस बार जो मित्रों हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4, और अध्याय 4 में जो मित्रों नियम है आपके, वो नियम है 42 से लेकर के 60 तक। कहाँ से कहाँ तक है? 42 से 60 तक। तो इन दोनों के बीच में ही कहीं है चेक द्वारा सरकारी बकायों की प्राप्ति का उल्लेख आपको मित्रों सामान्य वित्तीय उल्लेखन नियम जीएफ एंड एआर के किस नियम है? नियम 42 में है, या नियम 43 में है, नियम 44 में है, या नियम 45 में? तो राइट आंसर है मित्रों नियम 44 में है। नियम 42 में सामान्य निर्देश दे रखा है कि इसमें होगा। नियम 43 में आपके लीगल टेंडर की बात की गई है
कि जो करेंसी और जो नोट है आप लीगल टेंडर में ही जमा करवा सकते हैं। और नियम 44 में चेक द्वारा सरकारी बकायों की प्राप्ति का उल्लेख सामान्य वित्तीय उल्लेखन नियम में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी राशि के चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक प्राप्त होने और उसका भुगतान प्राप्त हो जाने पर भुगतान किए जाने की तिथि मानी जाएगी। देखिए, सरकारी राशि के कोई भी यदि चेक है या कोई बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुआ या बैंकर्स चेक प्राप्त हुआ और उसका भुगतान प्राप्त हो गया तो उसके भुगतान की तिथि कौन सी मानी जाएगी? बैंकर्स चेक ड्राफ्ट या चेक अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्राप्त करने की तिथि, या चेक ड्राफ्ट बैंकर्स चेक के भुगतान की तिथि, या चेक ड्राफ्ट बैंकर्स को बैंक में प्रस्तुत करने की तिथि, या भुगतान की अंतिम तिथि। देखिए, इसमें चेक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक अधिकृत कर्मचारी को जिस दिन प्राप्त हुआ है, कौन से दिन का भुगतान हो गया, तो जिस दिन प्राप्त हुआ ना वो तिथि भुगतान की तिथि मानी जाएगी। GRN का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों। देखिए, आप जब ई ग्रास के माध्यम से मैनुअल और आप ऑनलाइन दोनों तरह से यदि जमा करवाते हैं तो आपको GRN से वास्ता पड़ेगा। GRN का पूरा नाम क्या है, यानी GRN की फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट रिसिप्ट नंबर, गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर, जनरल रिसिप्ट नंबर और जनरल रिकॉर्ड नंबर। तो इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर। CIN का पूरा नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है और वापस ट्रेजरी में आप जमा करवाते हैं तो CIN आपका एक पिन जनरेट होता है। CIN का पूरा नाम क्या है? चालान इनकम नंबर, कैंसिल इनकम नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर और चालान इंडिया नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये इसका राइट आंसर है। ये इन प्रश्नों को सोल्व करते करते साथ में आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद इन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि थ्योरी पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, उसी थ्योरी में से ये मैं MCQs आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो इसलिए आपको एज ए टेस्ट इसको मान करके एग्जाम में एज ए टेस्ट मान करके आपको यहाँ से सॉल्व करने हैं। किसी व्यक्ति पर बकाया सरकारी राशि का उसके द्वारा चेक से भुगतान करने पर, प्रश्न को सही ढंग से समझो। कोई व्यक्ति है जिस पर सरकारी राशि ड्यू है और वो चेक से भुगतान करता है और इसमें बैंक कुछ कलेक्शन चार्जेस लगाती है तो उसका वहन कौन करेगा? इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लो। तो बैंक के जो कलेक्शन चार्जेस है वो कौन वहन करता है? चेक प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति खुद वहन करेगा, सरकारी विभाग वहन करेगा, या सरकारी बैंक वहन करेगा, या बैंक सरकार प्राप्त करने पर कलेक्शन चार्जेस लगाती ही नहीं है? तो इसका जो मित्रों राइट आंसर है वो है चेक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ही कलेक्शन चार्जेज है जो वसूल करेगा। मैंने आपको पिछले सेशन में उदाहरण देकर के बताया था कि यदि कोई व्यक्ति 2 लाख का चेक लगाता है और उस पर 20 रुपये कलेक्शन चार्जेज है तो 2 लाख और 20 रुपये का वो व्यक्ति चेक भरेगा। जो कलेक्शन चार्जेज है वो जमा कराने वाला व्यक्ति ही इसमें जो है उसका भुगतान करेगा। किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्राप्ति रसीद का कोई अन्य विशेष प्रारूप निर्धारित नहीं होने पर सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने की रसीद किस प्रपत्र में दी जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सामान्य विभागों की रसीद जो दी जाएगी मित्रों वो दी जाएगी GA 55 के फॉर्मेट में दी जाएगी। किस फॉर्मेट में दी जाएगी? GA 55 के फॉर्मेट में दी जाएगी। रसीद बुकों के प्रारूप का उल्लेख सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में है? कौन से नियम में आपको रसीद बुकों के प्रारूप का उल्लेख है कि GA 55 इसके लिए होगा और GA 56 जो है इसके लिए होगा? नियम 42, 43, 44 या 45? तो मित्रों नियम 45 कह रहा है कि रसीद बुकों का प्रारूप होगा और रसीद बुकों के प्रारूप के लिए 2 तरह के GA काम में लिए जाएंगे, GA 55 और दूसरे जो है वो है GA 56। 55 तो सामान्य सभी विभागों के लिए रसीद बुकों का प्रारूप होगा और GA 56 में शिक्षा विभाग के लिए रसीद बुकों का प्रारूप होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य कथनों का आपको कौन सा कथन सत्य है? मूल रसीद के खो जाने पर डुप्लीकेट रसीद जारी की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। केवल और केवल एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है और वो भी उसकी निर्धारित फीस लेकर के, और उस प्रमाण पत्र में ये लिखेगा कि अमुक व्यक्ति से अमुक राशि अमुक दिनांक को प्राप्त की है। वित्तीय वर्ष में एक बार ही नगद शेष का सत्यापन करना चाहिए? वित्तीय वर्ष में नहीं, प्रत्येक महीने में एक बार ही नगद शेष का सत्यापन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। डुप्लीकेट चाबियां बैंक लॉकर में रखी जानी चाहिए? नहीं, डुप्लीकेट चाबियां लिफाफे में बंद करके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने से जस्ट नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास जमा करवानी चाहिए। गैर सरकारी राशि को सरकारी राशि के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। ये एकमात्र जो कथन है वो मित्रों सही है। सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला कर्मचारी शिक्षा विभाग के अलावा
भुगतानकर्ता को प्रारूप में रसीद जारी करेगा। किस प्रारूप में रसीद जारी करेगा? शिक्षा विभाग के अलावा जो भी जारी करेगा वो मित्रों GA 55 में जारी करेगा। जब तक प्राधिकृत नहीं किया गया हो कोई भी कार्यालय सरकारी बकाया या अन्य राशि के पेटे अधिकतम कितनी राशि नगद में प्राप्त कर सकता है? हमने इस प्रश्न को पहले डिस्कस कर चुके हैं। 500 रुपये से अधिक वो जो है नगद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। 500, 1000 यहाँ जो भी चीज़ें दे रखी है आपको, लेकिन 500 रुपये वो एक बार में नगद जमा कर सकता है। यदि सरकारी कार्यालय में जमा कराए गए धन की मूल रसीद जमाकर्ता द्वारा खो जाती है तो सरकारी कार्यालय जारी कर सकता है। इंपॉर्टेंट लगा लो। डुप्लीकेट रसीद नहीं, कभी जारी नहीं कर सकता। रसीद की प्रति जारी कर सकता है? नहीं जारी कर सकता। भुगतान प्राप्ति का प्रमाण पत्र बिना कोई फीस लिए? नहीं, भुगतान प्राप्ति का प्रमाण पत्र निर्धारित फीस जमा करने पर ही वो एक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। यदि किसी जमा कराए गए धन की डुप्लीकेट रसीद है जो खो गई हो तो। सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा किस प्रपत्र में रोकड़ पुस्तिका का संधारण किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगा लो मित्रों, इसको आप इस सवाल को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो और ये सवाल आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा किस प्रपत्र में रोकड़ पुस्तिका, केसबुक सीधे याद आना चाहिए GA 48। और इन सब GA की एक क्लास 2 अलग अलग पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो फॉर्मेट में मैं आपके लिए इसी YouTube चैनल पर ला चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर के अब GA को आसान भाषा में समझिए, जाकर के जरूर देख लेना। सारे GA आपके 2 अलग अलग पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 16, खजांची या राजकीय राशि प्राप्त करने हेतु तो प्राधिकृत व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? ये कर्तव्य है ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है भुगतान करना तथा प्राप्तकर्ता से उचित रसीद प्राप्त लेना। ये तो बिल्कुल उसका कर्तव्य है। सेवा डाक टिकटों का लेखा बिल प्रेषण पंजिका संधारित करना, यह भी उसका कर्तव्य है। रोकड़ पुस्तिका के नगद शेष का प्रतिदिन सत्यापन करना और नगद संबंधी अन्य कार्य जो से सौंपा जाए, ये भी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, जो खजांची है, जो कैशियर है, जो कैश का काम देखता है, इस प्रश्न में दिए गए सभी ऑप्शन में उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि दिए गए A, B, C तीनों ही उसके कर्तव्यों में से ही है। कार्यालय अध्यक्ष आहरण वेतन अधिकारी को प्राप्तियों के विवरण का कोषागार में राजकीय खातों में जमा कराई गई राशि की शेड्यूल रिसिप्ट से मिलान करना होगा। पुनर् जो है कोषागार से अंक मिलान वाला नियम है, उसमें है क्या कह रहा है कि कार्यालय अध्यक्ष या DDO को अपनी जो प्राप्तियों के विवरण का कोषागार में जो हमने जमा कराई है उस राशि के शेड्यूल ऑफ रिसिप्ट से मिलान कब करना होगा? माह में 1 बार, माह में 2 बार, वर्ष में 1 बार या वर्ष में 2 बार? तो माह में 1 बार उसको ये मिलान करना होगा। सरकारी खाते में राशि जमा कराने हेतु निर्धारित चालान का प्रपत्र है, ये इंपॉर्टेंट है और सारे GA में आपको करवा चुका हूं मित्रों। आपको देखिए सरकारी खातों में राशि का जमा कराने हेतु निर्धारित चालान का प्रारूप कौन सा है? GA 57, GA 51, GA 50 या GA 56? राइट आंसर होगा मित्रों GA 57 चालान का प्रारूप। GA 57 में आपके मित्रों चालान का प्रारूप का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 19, कार्यालयों में अत्यधिक नगद शेष नहीं रखा जाए तथा आवश्यक होने पर ही राशि आहरित की जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष के नगद शेषों की आकस्मिक जांच निम्नलिखित में से किसे करने का अधिकार है? विभाग के वित्तीय सलाहकार, मुख्य वरिष्ठ अधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, हाँ 3 महीने में 1 बार कर सकते हैं। निरीक्षण विभाग के निदेशक, उपनिदेशक, सहायक लेखाधिकारी, आंतरिक जांच दल का प्रभारी, ये भी कर सकते हैं। उपयुक्त दोनों यानी A और B दोनों कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का मित्रों आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? उपयुक्त दोनों। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा रोकड़ पुस्तिका की आकस्मिक जांच कम से कम की जानी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जो आपकी केस बुक है उसकी जांच, अचानक से जांच कम से कम माह में 1 बार तो उसकी आकस्मिक जांच की जानी चाहिए। स्थानीय निधियों के लेखों की विस्तृत ऑडिट की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय निधियों की जो लोकल फंड्स है उसके लेखों का विस्तृत ऑडिट की जाती है महालेखाकार द्वारा, निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा या उपयुक्त A और B दोनों द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो स्थानीय निधि के जो लेखे हैं उनकी जो डिटेल ऑडिट है वो ये दोनों कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन जो C है मित्रों वो आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 22, सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी पदीय स्थिति में प्राप्त की गई गैर सरकारी राशि के लिए रोकड़ पुस्तिका का प्रारूप है।
पहली बात तो सरकारी राशि और गैर सरकारी राशि इन दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। सामान्यतः जो नॉर्मल केस बुक यूज में ली जाएगी सरकारी राशि के लिए वो GA 48 में होगी, लेकिन प्रश्न कह रहा है गैर सरकारी राशि के लिए कौन सी केस बुक का उपयोग किया जाएगा, तो GA 50 में जो प्रारूप में केस बुक है वो गैर सरकारी राशि के लिए केस बुक इस्तेमाल किया जाएगा। और गैर सरकारी राशि के लिए PD हेड में अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है कैश बुक, और GA 48 में सामान्य कैश बुक। GA 51 में क्या है आपको पता है, डुप्लीकेट चाबियों का रजिस्टर और बैंक में और जो चेक जो प्राप्त हुए डाक से बैंक से उनका रजिस्टर का संधारण वो GA 51 में है। क्वेश्चन नंबर 23, सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी पद स्थिति में प्राप्त की गई गैर सरकारी रखी जाएगी। जो गैर सरकारी राशि है वो कहाँ रखी जाएगी, व्यक्तिगत जमा PD खाते में। ये व्यक्तिगत जमा जो है वो कोषागार में खोला जाएगा, ट्रेजरी में PD अकाउंट खोला जाएगा उसमें, या बैंक खाते में, या कार्यालय के डबल लॉक में, या कार्यालय के सिंगल लॉक में। राइट आंसर है मित्रों ट्रेजरी में खुलवाए गए PD अकाउंट में ये राशि जमा करवाई जाएगी। रोकड़ पुस्तिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। रोकड़ पुस्तिका प्रतिदिन बंद की जाएगी, बिल्कुल सही कथन है। कनिष्ठ लेखाकार रोकड़ पुस्तिका के प्रारंभिक व अंतिम शेष सहित योगों का सत्यापन करेंगे, ये भी सही है। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रतिदिन उसकी जांच की जाएगी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी तथ्य जो दिए गए हैं वो केस बुक के संबंध में मित्रों राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 25वें सवाल की ओर। कार्यालय के खजांची को निम्नलिखित में से कौन से कार्य करने चाहिए, कार्यालय के खजांची को निम्नलिखित में से कौन से कार्य करने चाहिए। GA 48 में रोकड़ पुस्तिका का संधारण करना चाहिए, मनी ऑर्डर्स चेक ड्राफ्ट आदि के रजिस्टर का संधारण करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, और इसके लिए GA आपके 51 में दे रखा है। लेन देन होते ही केस बुक में दर्ज कर कार्यालय अध्यक्ष से प्रमाणित करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। जब ये तीनों सही है तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, सरकारी राशि प्राप्ति की मूल रसीद खो जाने पर डुप्लीकेट रसीद प्राप्त करने की विधि है, वो हमने देखा था पहले, अभी फिर से देख लेते हैं। मूल रसीद खो जाने की सूचना जारी करने वाले अधिकारी को देकर के, मूल रसीद खो जाने का शपथ पत्र रसीद जारी करने वाले अधिकारी को देकर के, डुप्लीकेट रसीद जारी नहीं की जाएगी, केवल भुगतान का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वो भी निर्धारित फीस वसूल करके। क्वेश्चन नंबर 27, सरकार की ओर से कोई राशि प्राप्त करने की रसीद पर सामान्यतः किसके हस्ताक्षर होंगे, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लो। सरकार की ओर से कोई राशि प्राप्त होने पर सामान्यतः किसके हस्ताक्षर होंगे, कार्यालय अध्यक्ष के, या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी के, या दोनों में से कोई भी, या कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के। तो दोनों में से कोई भी इस पर साइन कर सकता है, चाहे तो कार्यालय अध्यक्ष कर सकता है और चाहे तो कार्यालय अध्यक्ष अपनी ओर से किसी राजपत्रित अधिकारी को इसके लिए जो है ऐसी शक्तियां सौंप सकता है। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि कुछ अराजपत्रित कर्मचारी भी है जो ये काम कर सकते हैं, उनकी लिस्ट भी हमने देखी थी। क्वेश्चन संख्या 28, सामान्यतः खजांची को निम्नलिखित अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना चाहिए, इनमें से कौन कौन सी जो उसकी पर्सनल कस्टडी में रखनी चाहिए, जो किसी कार्यालय में कैशियर का काम करता है। खाली रसीद बुक, हाँ उसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में होनी चाहिए। उपयोग में आ रही रसीद बुक भी उसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में होनी चाहिए। उपयोग में लाई गई रसीद बुकों के काउंटर फॉइल दूसरी प्रति वो भी होनी चाहिए। तो जब तीनों ही दी गई है वो उसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी राशि प्राप्त करने की रसीद सामान्यतः किस प्रारूप में दी जाएगी, GA 56 में दी जाएगी। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, पहले एग्जाम में आ चुका है, फिर से आ सकता है। ई ग्रास पर बने हुए चालान का प्रिंट कितनी प्रतियों में तैयार होता है, इंपॉर्टेंट लगा लो। सामान्यतः चालान 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है, और यदि इस चालान के विवरण आपको विभाग अध्यक्ष को या विभाग के अधिकारी को भेजना है तो चालान 3 प्रतियों में होगा, तीसरी प्रति विभाग को भेजी जाएगी। लेकिन यदि ई ग्रास से चालान प्रिंट किया जाता है तो चालान सामान्यतः 5 कॉपीज में होगा। रोकड़ पुस्तिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, केस बुक के संबंध में। रोकड़ पुस्तिका केस बुक, और सामान्यतः केस बुक जो मित्रों आपके दे रखी है GA 48 में दे रखी। रोकड़ पुस्तिका में एक बार कोई एंट्री कर दी गई हो तो उसको मिटाना या उस पर ओवर राइटिंग करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही धन संबंधी लेन देन पूरे किए जाए उन्हें तुरंत केस बुक में दर्ज किया जाएगा और कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इसे प्रमाणित किया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। रोकड़ पुस्तिका प्रतिदिन बंद की जाएगी तथा उसकी पूर्व जांच लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार एवं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वाउचर, रसीद, चालान आदि से मिलान कर योग का सत्यापन करके की जाएगी। तीनों ही कथन केस बुक भरने से संबंधित सही है, तो इसका राइट आंसर हो गया मित्रों उपयुक्त सभी तथ्य
सही है। मशीन से संख्याकित रसीद बुकें कहाँ से प्राप्त की जाएगी? जो GA 55 जो GA 56 है वो राजकीय गवर्नमेंट प्रेस से प्राप्त की जाएगी, न कि अपने अपने विभाग से। सामान्य वित्तीय उल्लेखन नियम में सरकारी धनराशि को प्राप्त करने की विधि के बाबत प्रावधान किस नियम में मित्रों किए गए हैं? सरकारी धनराशि को प्राप्त करने की विधि के बाबत प्रावधान मित्रों नियम 42 में किए गए हैं। जब विभागीय तिजोरी को अभिरक्षा सेफ कस्टडी के लिए कोषागार में रखा जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी कार्यालय की कोई तिजोरी है और उसको सेफ्टी के पर्पज से ट्रेजरी में रखा जाता है, तो फिर इन तिजोरियों की चाबी के लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो इसके लिए कोषागार अधिकारी उत्तरदायी होगा? नहीं। जिला कलेक्टर होगा? नहीं। कोष कार्यालय का सुरक्षा गार्ड होगा? नहीं। उसके लिए चाबियों के लिए जो उत्तरदायी होगा, जिस डिपार्टमेंट का तिजोरी है उसका कार्यालय अध्यक्ष, जिसके कार्यालय की तिजोरी ट्रेजरी में रखी गई है वो, या वो DDO जिसने तिजोरी रखवाई है, इन दोनों में से कोई एक। सामान्य वित्तीय लेखा नियम से विहित शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों हेतु रसीद बुकों का प्रारूप संख्या और संबंधित नियम का सही जोड़ा बतावें। तो शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य के लिए तो है GA 55, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, और नियम 45 में उल्लेख है, इसलिए आपका जो राइट आंसर है मित्रों ये हो गया C। तो मित्रों ये थे आपके चैप्टर 4 के सारे MCQ जो हम लेकर के आए हैं। प्लेलिस्ट में इसको ऐड करवा दिया जाएगा और आधा सिलेबस आपका GFNDR का कंप्लीट हो चुका है। आपके सिलेबस में 8 चैप्टर है, उसमें से 4 हो चुके हैं, बाकी बचे 5, 6, 14 और 17। बहुत जल्दी ही मैं उनको और उनके MCQ के सेशंस को लेकर के आने वाला हूँ, लेकिन साथ साथ आपके मैं करंट अफेयर्स भी लेके आ रहा हूँ। आप करंट अफेयर्स की वीडियो को ज़रूर देखें, और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का जो स्नेह है वो इसी तरह से हमें मिलता रहे, ये बरकरार रहे। मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे सेशन में जिसमें बहुत मज़ेदार बातें होगी, बहुत बेहतरीन कंटेंट होगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।